बाय डीसी सर इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम भारिया जनजाति पर फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद, आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर विश्वास किया और इसको अधिकांश लोगों, बहुत सारे स्टूडेंट्स तक फैलाया, प्रसारित किया, इसके लिए सभी को धन्यवाद। आज के इस लेक्चर में हम भारिया जनजाति पर फोकस करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को नमन करते हुए आज के लेक्चर पे आते हैं। देखिए, इस वीडियो श्रृंखला में जिसमें हम 10वीं यूनिट को कवर कर रहे हैं, इसमें मैं अभी तक आप लोगों को हमारी 10वीं यूनिट में जो पोर्शन नया ऐड हुआ है उससे रिलेटेड मध्य प्रदेश की जनजातियों का भौगोलिक विस्तार पढ़ा चुका हूं। हमें पता है भौगोलिक विस्तार शब्द का आशय होता है कौन सी जनजाति किस स्थान पर रहती है। इसे हमने तीन आधारों पर समझा है। एक जिलों के आधार पर, जिले क्योंकि राजनीतिक इकाई है इसलिए इससे हट करके हमने जनघनत्व के आधार पर, और भौगोलिक जो इकाइयां होती है मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, इस आधार पर भी इसको समझा। और उसके बाद हमने संवैधानिक प्रावधानों को कंप्लीट किया। इस सिलेबस में जो दूसरा पॉइंट है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां और विशेष पिछड़ी जनजाति, इस टॉपिक को अभी हम कवर कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में हम पहले बेगा जनजाति और फिर कोल जनजाति पढ़ चुके हैं। अब हम आज इस वीडियो में भारिया जनजाति पर फोकस करेंगे। आइए इसको शुरू करते हैं। भारिया मूल रूप से सभी लोगों को शब्द सुनते ही समझ आ जाता है कि भारिया अर्थात भार ढोने वाला, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है, हम इस पर फोकस करते हैं। देखिए, भारिया जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश के 2 जिलों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। वैसे तो 10 जिलों में पाई जाती है, लेकिन हमें जो 2 जिले याद रखने हैं वो जबलपुर और साथ में छिंदवाड़ा याद रखना है। ये जबलपुर और छिंदवाड़ा में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है। अब अगर आप इन 2 जिलों को मैप में नोटिफाई करेंगे तो इनको छूने वाले जो बाकी के जिले हैं, जैसे जबलपुर को नरसिंहपुर, जबलपुर से नरसिंहपुर भी छूता है, सिवनी भी छूता है, मंडला भी छूता है, डिंडोरी, उमरिया और कटनी, ये जिले अपने आप कवर हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी जनजाति रहती है तो वो राजनीतिक इकाई जो जिला है उसके आधार पर निवास नहीं करती, वो जंगलों में रहती है और जंगल में ही कहीं एक जिला समाप्त होकर के दूसरा जिला शुरू हो जाता है। उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने मूल निवासी स्थान पर रहती हैं। मूल रूप से आपको ये याद रखना है कि भारिया जनजाति 2 जिलों में जबलपुर और छिंदवाड़ा में पाई जाती है। फिर इसके बाद अन्य जिले जो जबलपुर और छिंदवाड़ा की बॉर्डर को टच करते हैं वो आपको याद करने हैं। इससे आपके सारे जिले कवर हो जाएंगे जिन पे भारिया जनजाति रहती है। हम आगे बढ़ते हैं। भारिया शब्द की उत्पत्ति के बारे में जो जनरल आम उदाहरणा है वो क्या है? भारिया शब्द का अर्थ होता है भार ढोने वाला, लेकिन ये एक किंवदंती है, ये कहानी के रूप में है। इसका मूल अर्थ या इस भारिया शब्द का जो भारिया भाषा या भारिया के लिए जो भाषा उपयोग होती है उसमें शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान का अभाव, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान के अभाव के साथ जीता है उसे हम कहते हैं भारिया। इसका शाब्दिक अर्थ वास्तविक स्वरूप में यह होता है जो आपको याद रखना है। भारिया गोंडों को अपना बड़ा भाई मानते हैं और ऐसा माना जाता है कि गोंड जनजाति की उत्पत्ति जिस स्रोत से हुई, जिस तरीके से हुई, उसी तरीके से भारिया की भी उत्पत्ति हुई। ये प्रश्न एमपीपीएससी एक बार पूछ चुका है। भारिया जनजाति हमारे एग्जाम में नहीं पूछा था, किसी टेक्निकल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था कि भारिया जनजाति किस अन्य जाति को अपना बड़ा भाई मानती है। भारिया गोंडों को अपना बड़ा भाई मानते हैं, यह याद रखना है आपको। इनकी उत्पत्ति का कोई विशेष प्रमाण हमारे पास प्रचलन में नहीं है, लेकिन अनेक किंवदंतियां जो कहावतें लोगों के बीच में प्रचलन में है वो इससे रिलेटेड है। एक कहावत मैं आपको बता देता हूं, महाभारत में भी इनकी उत्पत्ति के बारे में व्याख्या मिलती है। महाभारत में जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हो रहा था तो पांडवों की सेना ज्यादा मात्रा में मर रही थी और उसकी सेना संख्या में भी कम थी, क्योंकि कौरवों के पास श्री कृष्ण भगवान की सेना थी। जब पांडवों की सेना कम पड़ने लगी तो अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की और अर्जुन ने भर्रू नामक एक घास से
कुछ लोगों की उत्पत्ति की और ये घास जितनी मात्रा में थी उतने लोग पैदा हो गए और यही आगे चल करके भारिया कहलाए। ये वास्तविक रूप में सही है या गलत है इसका कोई निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन भारिया जनजाति मानती है कि अर्जुन द्वारा इस तरीके से भारिया जनजाति की शुरुआत हुई और उसके ही वंशज के रूप में ये आगे बढ़े। हम आगे समझते हैं मूल निवास कहाँ है इन भारिया का। देखिए भारिया का जो मूल निवास है मैंने आपको 2 जिले बताए, ये मूल रूप से जबलपुर और छिंदवाड़ा जिले में निवास करते हैं। इसके अलावा इनकी जो सीमा से छूने वाले जिले हैं, जैसे जबलपुर और छिंदवाड़ा की सीमा को छूने के लिए ये सतना, डिंडोरी, सिवनी, होशंगाबाद, उमरिया, नरसिंहपुर, शहडोल, इन जिलों में भी ये पाए जाते हैं। अगर आप मैप पर उनकी बॉर्डर को छूने वाले जिले याद कर लेंगे तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा। ये शहडोल आपको अलग से याद करना है, पन्ना और कटनी आपको अलग से याद करना है, कंप्लीट हो जाएगा इतने में। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़े अगर हम देखें तो उसके हिसाब से भारिया की कुल जनजाति या कुल जनसंख्या 1.93 लाख पाई जाती है। 1.93 लाख इनकी कुल जनसंख्या है। जो मध्य प्रदेश में जनजातियों की जो कुल जनसंख्या है कि जनजातियों की जनसंख्या उसका 1.26%। अब ये आप पॉइंट याद रखेंगे। देखिए हमने समझा कि मध्य प्रदेश की कुल आबादी 7 करोड़ 26 लाख है 2011 की जनगणना के अनुसार, और उस जनसंख्या में लगभग 20% हिस्सेदारी जनजातियों की। ये जो 20% हिस्सेदारी कुल जनजाति के है उसमें से भी जो कि 1.5 करोड़ है, मतलब कुल जनसंख्या में 1.5 करोड़ जनजातियां पाई जाती है। इन 1.5 करोड़ में 1,93,000 जो है वो भारिया पाए जाते हैं, जो कुल जनजाति की जनसंख्या, आम जनसंख्या का प्रतिशत नहीं है, कुल जनजातीय जनसंख्या का 1.26% है। आपको ये याद रखना है। और अगर नंबर के हिसाब से देखा जाए तो ये 7वीं सबसे बड़ी जनजाति बनती है मध्य प्रदेश की। ये 7वीं सबसे बड़ी जनजाति है। छिंदवाड़ा के तामिया क्षेत्र, देखिए आप लोगों ने बोलचाल की भाषा में पातालकोट का नाम बहुत सुना होगा। मैं आपको ऐसा दूसरा क्षेत्र बता रहा हूं। ये पातालकोट कहां पड़ता है? ये तामिया क्षेत्र में पड़ता है जो कि छिंदवाड़ा जिले में। तो आपको दोनों के नाम याद रखने हैं, पातालकोट और तामिया क्षेत्र। ये दोनों ही भारिया जनजाति के केंद्र बिंदु है जहां ये जनजाति पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। पातालकोट का शाब्दिक अर्थ क्या है इसको समझिए। देखिए हमने सामान्य रूप से जब हिंदू धर्म या दर्शन में पढ़ा तो हमने 3 लोकों की कल्पना या 3 लोकों के बारे में पढ़ा कि एक आकाश होता है, एक पृथ्वी लोक होता है और एक आकाश को हम स्वर्ग कहते हैं, पृथ्वी को जिस पर हम रहते हैं वो भूलोक या पृथ्वीलोक कहलाता है, और एक जमीन के नीचे रहने वाला लोक भी है जिसे पाताल कहते हैं। आकाश और पाताल वाला पाताल की बात की जा रही है। तो ये जो 3 लोक हैं, आकाश, पृथ्वी और पाताल, पाताल का अर्थ होता है जमीन के नीचे। तो पातालकोट शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो इसी पाताल से हुई है। पातालकोट अर्थात जमीन के नीचे का स्थान। तो जो पृथ्वी की सामान्य गहराई से 1200 से 1400 मीटर गहराई पर पाया जाए क्षेत्र, उसे ही पाताल कहेंगे, और इसीलिए पातालकोट का नाम पातालकोट पड़ा। पातालकोट का शाब्दिक अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका वास्तविक या शब्द के आधार पर अर्थ है पर पाताल को घेरने वाला पर्वत या किला, या ऐसा किला जो पाताल में बना हुआ है। पातालकोट, कोट शब्द का अर्थ किला यहाँ है। जमीन के अंदर लगभग 1200 मीटर की गहराई में स्थित है। यह आपको समझ आ गया। आगे हम पातालकोट के कुछ दर्शनीय स्थलों जो कि भारिया जनजाति के निवास स्थल भी, इन पर फोकस करते हैं। यहाँ से एक प्रश्न अभी पूछा जा चुका है, तो जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन पे ज्यादा फोकस करना है आपको। पहले है रातेल, आपको याद रखना है रातेल कहाँ है? पातालकोट में है। कारे आम, ये शब्द है कारे आम। कारे आम कहाँ है? कारे आम एक दर्शनीय स्थल है जहां भारिया जनजाति के लोग नहीं रहते, लेकिन भारिया के गांव के पुराना पूर्व स्थल है, उनके पास का स्थल है कारे आम। एक है चिमटी मार, ये याद रखना है आपको। चिमटी मार कहाँ है? पातालकोट में। दूधी गायनी नदी का उद्गम या दूधी गायनी नदी, ये कहाँ है? पातालकोट में है। और एक राजा खो। ये 5 प्रमुख स्थल और भी हैं, लेकिन मैं उनमें से जो प्रमुख है उनकी बात कर रहा हूँ। राजा खो के बारे में ये प्रचलन में है
कि जब हम अंग्रेजों के साथ अपनी स्वतंत्रता की आजादी लड़ाई लड़ रहे थे, तो राजा रघु नाम के एक राजा थे जो अपने साथियों 600 साथियों के साथ इस खो में, खो का अर्थ होता है गड्ढा या ऐसा स्थल जो जहां पे कोई व्यक्ति छिप सके, तो ऐसे स्थान पर जाकर के वो छिप गए, इसलिए इस स्थान का नाम राजा खो पड़ गया। ये बड़ा ही दर्शनीय स्थल है, पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश सरकार इसको बढ़ावा दे रही है, आपको ये याद भी रखना है। तो ये 5 स्थलों के नाम आप याद रखेंगे, रातेल, कारेआम, चिमटीमार, दूधी गायनी नदी और राजा खो। एक प्रश्न और जो जो अभी कांस्टेबल की एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था, पातालकोट की जीवन रेखा किसे कहते हैं? दूधी नदी को पातालकोट की जीवन रेखा कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न भी जो एग्जाम्स में अन्य परीक्षाओं में आए उन पर भी हम फोकस करें। आप सभी बार बार पूछते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा। देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में आप जब जाएंगे तो वहां आपको 2 लिंक मिलेंगे, एक व्हाट्सएप लिंक और एक टेलीग्राम लिंक। आप दोनों को ज्वाइन करेंगे तो टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। पीडीएफ हम सामान्यतः 1 दिन बाद अपलोड करते हैं क्योंकि उसकी पीडीएफ को बनने में टाइम लगता है। ये पीपीटी फॉर्म है, उसका पीडीएफ 1 दिन बाद बनकर अपलोड हो जाएगा और आपको बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। अधिकांश लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाते हैं और लिंक ढूंढने की कोशिश करते हैं, वहां लिंक नहीं मिलता, वो आपको मिलेगा चैनल के डिस्क्रिप्शन में, जहां मेरा फोटो लगा हुआ है उस चैनल पर आप जब जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको ये दोनों लिंक मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं पीडीएफ शेयर नहीं करूंगा, आप चिंतित ना होइए, निश्चिंत रहिए। देखिए ऐसे लोग जो चाहते हैं कि उनके कोचिंग संस्थानों पर आप जाएं और वो फिर आपसे फीस वसूल करें, ऐसे लोग हो सकता है आपको पीडीएफ अवेलेबल ना कराएं, लेकिन मेरा कोई कोचिंग संस्थान ही नहीं है, मैं आत्मनिर्भर हूं, मतलब मेरे पास कोई कोचिंग नहीं है जहां मैं आपको बुला करके आपसे कुछ वसूल कर सकूं, इसलिए आप निश्चिंत हो जाए, मैं पूरी तरह अपनी सेवाएं आपको निःशुल्क रूप में प्रोवाइड करा रहा हूं। मेरा एकमात्र उद्देश्य उन बच्चों तक पहुंचना है जो असली में अफोर्ड नहीं कर सकते या आज की स्थिति में उनके पास पैसे नहीं है लेकिन वो क्षमता रखते हैं कि एमपीपीएससी जैसे बड़े स्तर की परीक्षा को पास करके एक अच्छे प्रशासनिक पद पर जाएं। मेरा उद्देश्य उन बच्चों को पढ़ाना है। आप लोगों से केवल एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट करके बताते रहें कि आप इस वीडियो में और क्या चीज़ें जोड़ना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या सुधार चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वरूप, जो भारिया जनजाति है वो द्रविडियन मूल की है। ये चैप्टर बार बार आता है कि ये किस मूल की है, आपको याद रखना है। भारिया जो है वह द्रविडियन प्रजाति के लोग हैं और ये जो द्रविडियन प्रजाति है, जब यहाँ आपको मुंडा शब्द भी मिले तो आप स्वीकार करें, क्योंकि जो लोग द्रविडियन मूल के या वर्ग के होते हैं वे सब मुंडा प्रजाति के अंदर आते हैं, या जो मुंडा प्रजाति के लोग होते हैं वो सब द्रविड़ के अंदर आते हैं। यहाँ आपको शब्द याद रखना है, द्रविड़ प्रजाति। रसेल और हीरालाल नाम के 2 समाजशास्त्री हैं। ये समाजशास्त्रियों ने के अनुसार भारिया और भूमिया ये 2 अलग अलग जनजातियां हैं और इनके अनुसार ये दोनों एक हैं। ये मानते हैं कि भारिया और भूमिया ये दोनों एक ही जनजाति के या एक ही जाति के नाम हैं, केवल इन दोनों में रियल में कोई व्यवहारिकता में कोई मतलब अंतर नहीं है। तो याद रखना, रसेल और हीरालाल ने किसे भारिया के समकक्ष माना है? वो भूमिया को माना है। वो कहते हैं कि भूमिया और भारिया दोनों एक ही हैं या एक ही जाति के 2 नाम हैं। ये स्पेशल पॉइंट है, याद रखेंगे। भारिया को कोलोरियन या मुंडा वर्ग का भी माना जाता है। अब आपका फिर से कंफ्यूजन शुरू कि सर अभी आपने ऊपर के पॉइंट में बताया कि ये द्रविडियन मूल के हैं, तो ये मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा, लेकिन अभी आप ये एक फैक्ट के रूप में याद रखें। देखिए जो द्रविडियन मूल के होते हैं उसमें अलग अलग वर्ग बने होते हैं, जिसमें पहला है कोलेरियन या मुंडा वर्ग। इसीलिए मैंने यहाँ कहा कि जो मुंडा वर्ग का होगा वो जरूर से द्रविडियन ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो पहले जब विश्व स्तर पर मानवों को बांटा जाता है तो 3 प्रकार के मानव होते हैं, ऑस्ट्रेलाइड, दूसरा है द्रविडियन और तीसरा है काकेशस। तो उनमें से जो द्रविडियन है उसके अंदर जो उपवर्ग हैं उसमें पहला वर्ग आता है मुंडा, जिसकी ये भारिया जनजाति
है या भारिया जनजाति इससे संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, इनके शरीर की बनावट आप लोग देख लें। इनके शरीर की दो विशेषताएं जरूर याद रखना। देखिए बाकी सब चीजें तो आम पाई जाती है कि मध्यम कद होता है, छरहरा बदन होता है, श्याम वर्णी, आंखें छोटी छोटी होती है, नाक चौड़ी होती है इन लोगों की, सुडोल होठ होते हैं और ओठ पतले होते हैं और दांत बारीक होते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है, क्योंकि भू तात्विक आधार पर ऐसी जनजाति जिसके दांत बहुत छोटे हो उसके रूप में भारिया को पहचाना जाता है। जो स्त्रियां होती हैं इस जनजाति की, उनके ऊपर और नीचे के, ऊपर के दांत ठीक होते हैं जबकि नीचे के दांत बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, ये आपको याद रखना है। कृशकाय, सुडोल और सुंदर होती हैं। इनके अग्रिम पंक्ति के दांत सर्वदा बारीक होते हैं, ये मूल विशेषता है। आगे बढ़ते हैं, ऐसा प्रश्न हमारे एग्जाम में जनरली आता नहीं है, लेकिन फिर भी इससे हमारा इंटरेस्ट या हमारे दिमाग में एक छवि बन जाती है भारिया की, जिससे आप अन्य चीजें कनेक्ट करके याद कर सकते हैं, इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन आना शुरू होते हैं। देखिए अगर मैं इसको डीप में पढ़ाऊं तो बताना पड़ेगा कि ये ज्वार मकई की रोटी खाते हैं, वो नहीं पढ़ना है। कुछ स्पेशल प्रश्न जो यहाँ से आ सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इनके मकान को हम ढाना कहते हैं, ये याद रखना। अब कोई कमेंट करके ये बोल सकता है कि सर कोरकू के मकान को भी ढाना कहते, तो हाँ भाई, कोरकू भी अपने मकान को ढाना कहते हैं, और जो हम भारिया पढ़ रहे हैं ये भारिया के मकान को भी ढाना कहा जाता है। तो ढाना ही दोनों में प्रचलित है, कोरकू में भी ढाना प्रचलित है। घर के आंगन में 4 मोटी लकड़ियों का एक बना मड़ा होता है, ये इनकी ही विशेषता है, ये किसी और जनजाति में नहीं पाई जाएगी। एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, खैर वो भी छत्तीसगढ़ की मेंस एग्जाम का प्रश्न है। मड़ा क्या है? देखिए मड़ा जो शब्द है ना, वो होता है एक 4 कोने पर बनाया गया, 4 लकड़ी के खंभे गाड़कर बनाया गया खटिया जैसा एक स्थान, जिसको मड़ा कहते हैं। ये मड़ा पे भारिया जो है वो आम की गुठलियां और महुए सुखाते हैं, और ये ऐसी चीज है जो हर एक घर के बाहर आपको देखने को मिलेगी। जैसे जैसे घर बने हुए सबके घर के बाहर एक मड़ा आपको दिखाई देगा, ये इनकी मूल विशेषता बन जाता है। तो घर के आंगन में 4 मोटी लकड़ियों का बना मड़ा होता है, जिस पर महुआ और आम की गुठलियां सुखाते हैं। प्रत्येक गांव में आपको एक खंबा मिलेगा जिसके ऊपर कुछ रंग बिरंगे सिंदूर जैसे रंग चढ़े हुए मिलेंगे, जिसके नीचे एक पत्थर होगा और उसकी लोग पूजा करते हुए दिखाई देंगे। उसे मेघनाथ खंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेघनाथ खंब। ये भीमसेन और मृतक चोकरा भी गांवों में सामान्यतः पाया जाता है। ये 3 वर्ड आपको याद रखने हैं, ढाना, मड़ा और मेघनाथ खंब। ये तीनों कहाँ पाए जाते हैं? ये भारिया जनजाति में या भारिया जनजाति के गांव में आपको तीनों चीजें एक साथ में कॉमन देखने को मिलेगी। आप भारिया के किसी भी गांव में चले जाएं। आगे बढ़ते हैं, भोजन। देखिए सामान्यतः भोजन में सब लोग आजकल क्या खाने लगे हैं? गेहूं, चावल, मक्का या ज्वार बाजरा। लेकिन यहाँ जो विशेष शब्दावली है उन पर फोकस करते हैं। भारियाओं का मुख्य भोजन पेज है। क्या है? पेज। ये पेज कैसे बनता है? ज्वार और मक्का के आटे को पीस लिया जाता है और उसमें गुड़ मिला करके उसको लिक्विड फॉर्म दे दिया जाता है, यही पेज बन जाता है। इसको बनाने की एक अलग प्रोसेस है। खैर भारियाओं में इनका मूल भोजन जो है वो पेज है। इसमें कोदो कुटकी एक विशेष अनाज होता है। आम की बीज की बनी रोटी भारियाओं का बरसाती भोजन है। बरसात में क्या खाते हैं ये लोग? गेहूं, मक्का, ज्वार नहीं खाते, क्योंकि वहां होता भी नहीं है। ये लोग बरसात में जो आम की गुठलियां हैं उनको सुखा करके पीस लेते हैं और उससे आटा बनाकर उसकी रोटी बना करके खाते हैं। और ये केवल भारिया जनजाति में पाया जाता है, ये किसी और जनजाति में नहीं पाया जाता। एक होता है ठेठरा। ये ठेठरा जो है भारिया जनजाति में मीठे के रूप में खाया जाता है। देखो खाना खाना है, कुछ मीठा भी तो हो जाए, तो कुछ मीठा हो जाए के रूप में ये ठेठरा यूज करते हैं। 3 चीजें हो गई हमारी। पहला है पेज, दूसरा है ठेठरा और तीसरा है आम के बीजों की रोटी या आम के बीज के आटे से बनी हुई रोटी। ये तीनों इनकी मूल विशेषताएं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पंचायत। गांव का जो मुखिया, देखिए पंचायत 5 शब्दों से मिलकर बना होता है। गांव का जो मुखिया होता है उसे पटेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पटेल कहा जाता है, जो परंपरागत होता है या वंशानुगत आधार पर नियुक्त किया जाता है। कल हमने जो जनजाति पढ़ी थी आपको पता है, कोलों में वो नियुक्त किया जाता है, यहाँ पर वो
परंपरागत या जो पंच होगा उसी का, पुराने पटेल का बेटा ही पटेल बन जाएगा। यहाँ 5 पंच होते हैं, उनके नाम याद रखना। पहला मुखिया हो गए या पटेल हो गए, दूसरा भूमिका, तीसरा परिहार, चौथा कोटवार और 5वां जो है वो गांव का सबसे सयाना व्यक्ति। सयाना माने कि जो पूरी उम्र जी चुका है या जो समझदार हो चुका है उसे सयाना कहते हैं आम भाषा में। तो गांव का एक सयाना या वृद्ध व्यक्ति इसमें शामिल किया जाता है। अब ये भूमिका कौन होता है? जो गांव में तंत्र मंत्र करने के लिए जान या भोपे के रूप में जाना जाता है उसे हम भूमिका कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमिका। भूमिका क्या करता है? तंत्र मंत्र की विद्याएं जानता है और ये जड़ी बूटियों के माध्यम से या तंत्र मंत्र के माध्यम से उपचार करने का काम करता है। परिहार एक और व्यक्ति होता है। कोटवार आप सभी व्यक्ति जानते हैं, चौकीदार को ही कोटवार कहते हैं। और गांव का कोई वरिष्ठ व्यक्ति, इनसे मिलकर पंचायत बनती है। अगर हम काम धंधे की बात करें तो भारिया लोग डाहिया खेती करते हैं। कौन सी खेती करते हैं? डाहिया खेती करते हैं। आपको याद रखना है डाहिया खेती। साथ में वनोपज संग्रह और जड़ी बूटी के संग्रह का कार्य भी किया जाता है। ये 2 ही मूल फैक्ट हैं। लेकिन अभी मध्य प्रदेश सरकार ने जो जीआई टैग के लिए आवेदन किए उसमें एक चीज शामिल की है, देवबहरी घास की झाड़ू। क्या शब्द है? देवबहरी घास की झाड़ू। ये क्या चीज है? देखिए, जो छिंदवाड़ा क्षेत्र है वहां के जंगलों में एक विशेष घास पाई जाती है जिसे देवबहरी घास कहते हैं। ये भारिया जनजाति के लोग इस देवबहरी घास से एक स्पेशल प्रकार की झाड़ू बनाते हैं और ये झाड़ू विश्व प्रसिद्ध है। पूरे विश्व में इसकी डिमांड है, इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए जीआई टैग का आवेदन किया है। आपको याद रखना है, देवबहरी झाड़ू किस जनजाति द्वारा बनाई जाती है? भारिया जनजाति द्वारा बनाई जाती है। ये ऐसी स्पेशल बातें आप बिल्कुल स्किप नहीं करना, ये हमारी परीक्षा में आने जैसी शब्दावलियां हैं। देवबहरी झाड़ू किस जनजाति द्वारा बनाई जाती है? भारिया जनजाति द्वारा बनाई जाती है। कमेंट में बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं कि सर हमें गाइड कर दीजिए, हमें समझा दीजिए क्या करना है। मैं इसी पैटर्न पे आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। सबसे पहली ज़रूरत जो किसी भी एग्ज़ाम को पास करने की होती है वो होती है एक सिस्टमेटिक प्लानिंग और दूसरा कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि हमें कितने दिन में क्या कवर कर लेना है, हमें किस तारीख तक क्या चीज़ कवर कर लेनी है। ऐसी कोई प्लानिंग है ही नहीं उनकी। वो तो यूट्यूब पे जाते हैं, वहाँ उनको जो मिल जाता है वो 5-6 वीडियो देख लेते हैं, उसे नोट भी नहीं करते। देखो, ऐसा करने से आप परीक्षा की तैयारी करने की कोई स्थिति में नहीं हो, आप कंपटीशन से बाहर हो। अगर आप रील्स देख रहे हैं 1-1 घंटे 2-2 घंटे तो ये आपके काम की नहीं है। अगर आप में MPPSC को लेकर के शिद्दत नहीं है, जुनून नहीं है कि ये मुझे करना है, तो फिर ढंग से पढ़ाई नहीं है। आप समझिए कि आपके अंतिम सिलेक्शन के अवसर शून्य है। क्योंकि जैसे वो छोटे छोटे बच्चों को 16-17 साल की उम्र में होता है ना, जुनून चढ़ता है किसी काम को करने के लिए, वो जुनून आपके अंदर आना चाहिए। MPPSC तब क्लियर होगा। हमारे खाने में, हमारे उठने बैठने में, हमारी बातों में, हमारे हर काम में MPPSC आ जाए। जिस दिन ये MPPSC आ जाएगा उस दिन आपके सिलेक्शन के चांस या रास्ते अपने आप ओपन हो जाएंगे। मैं आपको फिर से स्पष्ट कर रहा हूं कि एग्जाम तक जितना गाइडेंस मैं आपको दे सकूंगा, ज़्यादातर जो नया जुड़ाव सिलेबस है वो मैं पूरा आपको यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाऊंगा और वो भी पूरी तरह फ्री हम रखेंगे। किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क वुल्क ये कुछ नहीं होने वाला है। पूरा मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, आप लोग अपने हिसाब से देख लेंगे। कोशिश ये कीजिए कि आप अपनी तरफ से उसको याद कर लें, क्योंकि परीक्षा में जो हम याद करके जाते हैं वही काम में आता है, पढ़ा हुआ या सुना हुआ काम में नहीं आता है। आपको इन चीज़ों को याद करना है। जैसे देवबहरी घास मैंने अभी आपको बताया, ये अगर आपको याद है तो एग्जाम में आप ऑप्शन आंसर कर पाओगे, नहीं तो वहां तो चारों ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले होंगे। आगे बढ़ते हैं। देवी देवता, अगर हम भारियाओं के देवी देवताओं की बात करें तो ये खुद को अपने आप को हिंदू मानते हैं। भारिया से पूछा जाए कि आप किस धर्म के हैं तो ये कंफ्यूज नहीं है, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये हिंदू धर्म के हैं। लेकिन फिर भी इनके जो देवता है वो कुछ विशेष हैं। जैसे पहला है मुठवा बाबा।
आपको याद रखना है, मुठवा बाबा गांव में संकट को दूर करता है। और चेत्रा, ये जो इनका जो चबूतरा है, इसे जनजाति में चेत्रा कहेंगे। ये चेत्रा गांव की सीमा पर या गांव जहां से शुरू होता है वहां बनाया जाता है। जैसे जनरली हिंदू धर्म के लोग भेरू बाबा को गांव के कॉर्नर पे बिठाते हैं, वैसे ही ये मुठवा बाबा को बिठाते हैं या उसी का स्थान मुठवा बाबा को दिया जाता है। दूसरे, मेघनाथ पूजा। ये स्पेशल प्रश्न है। देखिए, मेघनाथ से ये लोग अपने आप को जोड़ते हैं और इनका मानना है कि हम मेघनाथ के वंशज हैं, इसलिए मेघनाथ पूजा करते हैं। मेघनाथ पूजा ये फागुन माह में होली जलने के बाद की जाती है और भारियाओं के एक स्पेशल देवता है मेघनाथ, आप याद रखेंगे। दूसरा, बड़ा देव या बूढ़ा देव। ये बड़ा देव या बूढ़ा देव जो देवता है, ये गांव देवता के नाम से जाने जाते हैं या पूरे गांव के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इसमें ये असली में शंकर भगवान या भोलेनाथ की पूजा ही करते हैं, लेकिन उनका नाम इन्होंने बूढ़ा देव या बड़ा देव कर रखा है। आगे दूल्हा देव। दूल्हा देव कौन है? देखिए, हर एक व्यक्ति अपने घर में एक भगवान की फोटो रखता है। इसी भारिया जनजाति अपने घर में दूल्हा देव का एक चित्र या दूल्हा देव का एक प्रतीक अपने घर में रखते हैं। सामान्यतः ये किचन में स्थापित किए जाते हैं और ये घर के रक्षक माने जाते हैं कि हमारे घर की रक्षा कोई करेगा तो वो दूल्हा देव करेंगे। भीमसेन देवता, अब यहाँ फोकस कीजिएगा। जो भी व्यक्ति शादी के लिए इच्छुक होता है वो भीमसेन देवता की पूजा करता है। जैसे हिंदुओं में जो करवा चौथ है वो पति की लंबी उम्र के लिए, तीज का व्रत ये ऐसे पतियों के या विवाहित लोगों के लिए उपवास है। वैसे यहाँ भीमसेन देवता की पूजा की जाती है विवाह के अवसर पर वरदान देने के लिए, विवाह हो जाए ऐसा वरदान देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, हमने इनके पर्व और त्योहार याद रखने हैं। देखिए, अधिकांश जनजाति दो प्रमुख त्योहारों पर फोकस करती है, जब फसल बोई जाती है और जब फसल काटी जाती है। तो ये जनजाति भारिया भी दो प्रकार के विशेष त्योहार मनाती है। बाकी तो हिंदू त्योहार मनाए ही जाते हैं, दिवाली, गोवर्धन पूजा, होली, ये सब त्योहार भारिया भी मनाते हैं, लेकिन इनके दो स्पेशल त्योहार है। पहला है बीदरी। बीदरी का अर्थ होता है बादल और बीजों की पूजा करने का त्योहार। क्या अर्थ होता है? बादल और बीजों की पूजा करने का त्योहार। तो ऐसा जब भी कोई फसल बोने वाले होते हैं तो उस समय भगवान से या बादल देवता से प्रार्थना करते हैं कि भाई हमारी फसल अच्छे से उगे, और बीजों की प्रार्थना या पूजा की जाती है कि ये बीज अच्छे से उपजाऊ हो या अंकुरित हो जाए। ऐसे ही जब फसल कट जाती है तो नवाखानी उत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? नवाखानी। जब नया अन्न जमीन से उग करके घर में कट कर आ जाता है तो उसे पहले खुद ना खा करके भगवान को खिलाया जाता है और एक दिन निश्चित करके उस दिन एक उत्सव के रूप में, त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं नवाखानी। तो दो चीजें हो गई, फसल बोने के समय और फसल काट लेने के बाद दो उत्सव मनाए जाते हैं, बीदरी और नवाखानी। ये याद रखना आप लोग। और बाकी सभी हिंदू त्योहार भी भारियाओं द्वारा मनाए जाते हैं। अब रट्टा नहीं मारना पड़ेगा आपको। अगर हम विवाह की बात करें, विवाह के अवसर पर मिदुआ नामक एक स्पेशल नृत्य किया जाता है और ये MPPSC पूछ भी चुका है। आप याद रखेंगे मिदुआ नृत्य किस जनजाति का है? हम पढ़ रहे हैं भारिया जनजाति। नृत्य का नाम है मिदुआ। क्या नाम है? मिदुआ। देखो, अगर किसी व्यक्ति पर भार रखा हुआ है तो वो दूसरे को देने की कोशिश करता है ना कि मैं तुझे दूंगा, मैं नहीं दूंगा। तो ये मिदुआ लिखा हुआ है, मैं दूंगा, मेरा भार ले लो, वजन ज्यादा है। तो भारिया से जोड़ लेना है मिदुआ को। मिदुआ नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? वो भारिया जनजाति का है और विवाह के अवसर पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, सगोत्रीय विवाह नहीं होते हैं यहाँ। जनरली हिंदुओं की ही ये परंपरा है कि सगोत्री विवाह नहीं होते, क्योंकि एक गोत्र के सभी लोग भाई बहन कहलाते हैं। तो ऐसे ही ये सगोत्री विवाह नहीं करते। लेकिन मामा और फूफा के लड़के लड़कियों में विवाह को सर्वोत्तम माना जाता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, या अन्य जनजातियों में भी प्रचलन में है। लेकिन इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छी बात इस जनजाति में है कि ये लोग अपने ससुर को ससुर शब्द से नहीं पुकारते, ये उसे मामा कहते हैं। भारियाओं में ससुर को मामा कहा जाता है। जो व्यक्ति ससुर कह करके उसे पुकारता है उसे हीन दृष्टि से देखा जाता है, उसकी ज्यादा इज्जत नहीं की जाती है। दुल्हन मूल्य
या वधू मूल्य प्रचलन में है, जो केवल नेग रूप में ही है। अब आगे हम भील जनजाति पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वहां आपको ये दापा प्रथा के रूप में स्पेशल सुनने में आएगा, लेकिन यहाँ केवल 6 रुपए से 12 रुपए ऐसा कुछ ले लो, वही वधू मूल्य है। असली में डिमांड नहीं होती कि 1 लाख रुपए दे दो, 5 लाख रुपए दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। दुल्हन मूल्य प्रचलन में है, लेकिन केवल वो परंपरा रूप से 6 रुपए या 12 रुपए के रूप में ही लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इनके विवाह की जो पद्धतियां हैं वो बहुत सामान्य हैं। पहला मंगनी विवाह। मंगनी विवाह होता है जिसमें पहले आप सगाई करते हैं और उसके बाद उसकी शादी कर देते हैं, मतलब पहले से दोनों परिवारों की स्वीकृति हो, वो दोनों जुड़ जाएं और उसके बाद किया जाने वाला विवाह मंगनी विवाह कहलाता है। ऐसे ही एक लमसेना विवाह होता है। लमसेना शब्द का अर्थ आपको पता है, लमसेना शब्द का अर्थ होता है दामाद। क्या अर्थ होता है? दामाद। तो क्योंकि कभी कभी जनजातियां में जब बच्चे नहीं पैदा होते या वधू मूल्य नहीं देने की क्षमता होती या आर्थिक स्थिति खराब होती है, तो तब दामाद अपने ससुराल में जाकर के घर जंवाई बनकर रहता है, और ऐसा जब विवाह किया जाता है तो उसे लमसेना विवाह कहते हैं। लमसेना विवाह का अर्थ होता है दामाद विवाह। असली में इसके पूरे खर्चे जो हैं वो स्त्री वाला उठाएगा या लड़की वाले को उठाने होते हैं। पहले जो लड़का है वो ससुराल में जाकर रहने लगता है, कुछ समय उनकी सेवा करता है, उसके बाद ससुराल वाले ही उन दोनों लड़के लड़कियों का विवाह कराते हैं, जिसे लमसेना विवाह कहते हैं। राजी बाजी। ये राजी बाजी विवाह भारियाओं में प्रमुख है। राजी बाजी का अर्थ होता है माता पिता की परमिशन नहीं है, लेकिन हम दोनों अपनी राजी मर्जी से, मतलब लड़का लड़की अपनी मर्जी से इस विवाह को कर लेते हैं, ये राजी बाजी कहलाता है। राजी बाजी में जो गांव का पटेल होता है, मुखिया होता है, उसको इन्फॉर्म किया जाता है और फिर वो दोनों की स्वीकृति से दोनों का विवाह करता है, या कभी कभी पटेल की भूमिका कोई रिश्तेदार भी निभाता है। कुल मिला के ये भागकर किया जाने वाला एक विवाह है। अगला है विधवा विवाह। इस जनजाति में प्रमुख रूप से विधवा विवाह होता है। तो अभी जब हम मृत्यु संस्कार पढ़ने वाले हैं, इसको मैं अभी आपको आगे और समझाऊंगा। विवाह में कुछ स्पेशल शब्द हमें याद रखने हैं। ये विवाह के प्रकार तो हो गए, लेकिन यहाँ से प्रश्न आजकल नहीं आता, क्योंकि सारी जनजाति में एक जैसे विवाह पाए जाते हैं। इसमें एक प्रोसेस होता है घर झड़ाई, ये समझना है आपको। घर झड़ाई किस जनजाति में प्रचलित प्रथा है, ये आपको याद रखना है। घर झड़ाई होता क्या है? देखिए, मैं आपको थोड़ा पीछे से शुरुआत करता हूं। देखिए, भारिया जनजाति में ऐसा होता है कि जब भी किसी लड़के लड़की की शादी या शादी करने की कोई बात होती है, तो पहले एक मीडिएटर व्यक्ति दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाता है। पहले लड़के वाले लड़की को देखने जाते, लड़की वाले नहीं आते भारिया में, ये निषेध है। लड़की वाले पहले कभी देखने नहीं जाते भारिया में। लड़के वाले जब लड़की वालों के घर पे देखने जाते हैं तो उन्हें घर के बाहर वरामदे में बैठना होता है, वो एक खटिया पर जाकर के बैठ जाते हैं। अगर उनको घर से फटाफट पानी ला दिया जाए, पानी पिला दिया जाए, तो इसका मतलब यह है कि सामने वाली, मतलब लड़की पक्ष वाले तैयार हैं शादी के लिए, उनको रिश्ता मंजूर है। और अगर वो पानी ना पिलाए तो इसका मतलब है कि वो रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, उनको आप पसंद नहीं आए, आपसे उनको रिश्ता नहीं करना है। भारिया जनजाति में यहाँ तक परंपरा है कि अगर दोपहर की गर्मी में भी कोई आदमी बाहर आके बैठ गया रिश्ते के लिए और हमें वो पसंद नहीं है, तो रात तक बैठा रहे, हम उसको पानी नहीं पिलाएंगे। ये प्रोसेस आप याद रखेंगे। अगर मान लीजिए आपको लड़का पसंद है या उस पक्ष की बातें पसंद है, तो फिर उनको अंदर बुला लिया जाता है, फिर उनको दारू और साथ में जो भोजन बनाया जाता है, मूलतः जो जनजातियों में प्रचलित भोजन है वो बनाया जाता है, वो खिलाया जाता है। उसके बाद एक तारीख तय की जाती है जिसमें लेन देन की बातें होंगी, ये घर झड़ाई कहलाता है। या अगली तारीख में जब सगाई के लिए वर पक्ष के लोग वधु पक्ष के यहाँ जाते हैं तो उसे कहते हैं घर झड़ाई, आपको ये याद रखना है। इसी प्रकार का एक प्रोसेस होता है चिन्हारी। क्या होता है? चिन्हारी। अब मैं और ज्यादा डीप में नहीं ले जाऊं, आपको सामान्यतः समझा दूं। पहला घर झड़ाई, दूसरा चिन्हारी, और तीसरा शब्द है दुल्हन ढूंढाई प्रथा। ये केवल और केवल भारिया में प्रचलन में है, दुल्हन ढूंढाई प्रथा। ये क्या होती है समझ लो। मान लीजिए दोनों का रिश्ता तय हो गया, शादी की तारीख फिक्स हो गई, लड़का बारात लेकर के आ गया। अब ऐसी टाइम पे लड़की जो है वो गांव के किसी भी घर में जाकर के छिप जाती है
और ये जो लड़का है दूल्हा, इसे और इसके साथियों को, उस महिला को, उस लड़की को, दुल्हन को ढूंढना पड़ता है। ये परंपरा है, रिवाज है, करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि लड़की तैयार बैठी, चलो 7 फेरे लिए और चल दिए, ऐसा नहीं होता है। तो पहले होता है दुल्हन को ढूंढना पड़ता है। अगर आप दुल्हन को नहीं ढूंढ पाए तो आपका विवाह नहीं होगा। आपको लड़की को ढूंढना पड़ेगा, लड़की ढूंढ ली जाती है, उसके बाद वो वहीं से रोते गाते घर तक आती है, फिर दोनों का विवाह होता है। अब विवाह में जो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होना है उस पर नहीं जाते। अगला एक और शब्द हमें याद रखना है, वाता छुड़ाना। वाता छुड़ाना क्या होता है? देखो, लड़की की शादी लड़के के साथ हो गई, अब विदाई का समय आया। तो जब विदाई का टाइम आता है तो लड़की विदा होने से मना कर देती है और वो एक लकड़ी को गाड़ करके उसको पकड़ लेती है जोर से। उस लड़की को कहते हैं वाता, उस लकड़ी को कहते हैं वाता। क्या कहते हैं? वाता। अब लड़की ने उस लकड़ी को बहुत मजबूती से पकड़ा होता है। लड़के के साथ जो जीजाजी हैं उनको और उसके दोस्त, जो 2-3 प्रमुख दोस्त होते हैं, उनको लड़की के हाथ से उस लकड़ी को छुड़ाना पड़ता है, नहीं तो अब लड़की विदा नहीं होगी। ये इस जनजाति की प्रमुख बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। लकड़ी को पहले छुड़ाएंगे, मतलब वो जो दुल्हन है वो उस लकड़ी को कस के पकड़े रहती है। आपको अपनी शारीरिक ताकत का उपयोग करके उसके हाथ से वो लकड़ी छुड़ानी है। अगर आप छुड़ाने में सफल हो गए तो लड़की आपके साथ विदा कर दी जाएगी, नहीं तो घर जमाई बनकर रहना पड़ेगा। तो ये होती है वाता छुड़ाना। आपको याद रखना है वाता छुड़ाना किस जनजाति में प्रचलित शब्दावली है? भारिया में। मैंने इसलिए ये डिटेल बता दी आपको ताकि आप भारिया से कनेक्ट कर पाए। आगे चलते हैं हम। मृत्यु संस्कार। देखिए, भारियाओं में प्रायः शव को दफनाया जाता है। हमने अन्य जो जनजाति पढ़ी वहां हमने समझा कि वहां जलाया भी जाता है, वहां दफनाया भी जाता है और जल दाग भी दिया जाता है। भारिया एकमात्र ऐसी जनजाति है जहां केवल दफनाने का प्रोसेस है, जलाने के कोई कॉन्सेप्ट यहाँ चलते नहीं हैं। और लेकिन जो दफनाया जाता है उसमें कुछ शब्दावलियां हमारे काम की हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति मर गया, शांत हो गया, पृथ्वी को छोड़ करके स्वर्ग सिधार गया। अब उसके लिए जो सामान्य प्रक्रिया है कि 4 लोग इकट्ठे होंगे, रिश्तेदार इकट्ठे होंगे, वो उसको नहलाएंगे, धुलाएंगे, फिर 4 लोग उठा करके कंधे पर शमशान तक लेके जाएंगे, वहां गाड़ेंगे, ये सब तो होता है। लेकिन उसके साथ क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। पहली जो प्रोसेस है वो पारी समझान की क्रिया होती है। क्या होती है? पारी समझान की क्रिया। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है। पारी समझान की क्रिया क्या होती है? देखो, जो लड़के का भाई है या इसके घर का जो पक्ष है और इसके मामा का जो पक्ष है, वो ये 2 पक्ष जो हैं वो सब्बल, कुल्हाड़ी, गेती, फावड़ा ये सब लेकर शमशान में जाते हैं ताकि इसको गाड़ सकें। जब इस व्यक्ति को जमीन में रख गाड़ दिया जाता है तो एक पक्ष की या उसके सिर की तरफ उसका भाई और उसके पिताजी, उसके बड़े पापा, ये लोग खड़े हो जाते हैं। दूसरे पक्ष में इसके जो ममेरा पक्ष है वो लोग खड़े हो जाते हैं। एक व्यक्ति अपनी सब्बल उधर की तरफ फेंकता है या गेती पावड़ा उधर की तरफ फेंकता है, दूसरा उधर से फिर इधर फेंकता है। ऐसे 5 बार किया जाता है और ये 5 बार गेती पावड़े को उस आदमी के ऊपर से इधर उधर फेंकना ही पारी समझान की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? पारी समझान की क्रिया। अब यहां हो सकता है आपका दिमाग खराब हो जाए कि बहुत डीप चले गए। देखो, मैं फोकस कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम में 10 नंबर में ये होने वाला है। जो पोस्ट है एमपीपीएससी में वो अभी की तारीख में तो 60 है। 1% रिस्क भी नहीं ली जा सकती कि एक भी ऐसी बात छोड़ दें जो एग्जाम में आने जैसी हो। अगली जो प्रोसेस होती है वो कांटा नगना की प्रथा होती है या कांटा नगना की क्रिया। जब उस व्यक्ति को जमीन में गाड़ दिया जाता है तो उसके ऊपर 4 बड़े बड़े पत्थर रख देते हैं। उसके बाद ये कांटा नगना होता है। जो जनजाति, भारिया जनजाति के लोग हैं, वो एक बेरी के पेड़, जो बेरी का पेड़ होता है जिसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं, उसकी एक डाली को तोड़कर लाते हैं और उस शव जहां पे उसको दफनाया गया है उसके ऊपर रखते हैं। उसके ऊपर एक छोटा सा पत्थर रखा होता है और उस शव यात्रा में जितने लोग गए हैं वो सब इस कांटे के ऊपर से चल करके निकलते हैं और ये मानते हैं कि कांटे जैसी चुभने वाली मौत को हमने स्वीकार कर लिया है। ये इस बात का प्रतीक है और ये भारिया जनजाति में एक परंपरा है कांटा नगना की क्रिया। ये याद रखनी है आपको।
अगली प्रोसेस है चूड़ी पहनाने की परंपरा। देखिए हमने एक विवाह पढ़ा, विधवा विवाह, वो यहां आपको अब समझ आएगा। जब भी किसी महिला का पति मर जाता है तो उसका पहला दिन उसका अंतिम संस्कार करने वाला काम, दूसरा, तीसरा, 3 दिन के बाद में चौथे दिन ये प्रोसेस किया जाता है, चूड़ी पहनाने की प्रथा, इसको चौथे दिन किया जाता है। और ये क्या है ये समझते हैं। जब चौथा दिन सुबह का सूरज उगता है तो परिवार के लोग और रिश्तेदार इकट्ठा हो जाते हैं। उस महिला को घर के दरवाजे पर या बाहर दहलीज पर खड़ा किया जाता है। जो व्यक्ति मरा है उसका छोटा भाई अर्थात देवर वो वहां खड़ा होता है, वो भले 20 साल का हो, 15 साल का हो। अब चौथे दिन इस महिला की उस लड़के से जो देवर है उससे शादी कर दी जाएगी। यही विधवा विवाह है। क्या करते हैं, दोनों के लिए एक एक जो उनकी जनजाति में प्रचलित बर्तन है वो भर करके दोनों के ऊपर पानी डाल दिया जाता है। सामान्य रूप से समझिए एक एक बाल्टी पानी दोनों पर डाल दिया जाता है। फिर जो देवर है वो चूड़ियां अपनी भाभी को, जो अभी तक भाभी थी अब वो पत्नी बनने वाली है, उसको पहनाता है। अगर वो भाभी चूड़ी पहन लेती है तो चूड़ी पहनते ही वो अब इस देवर की पत्नी हो जाएगी। अगर वो चूड़ी पहनने से मना कर देती है तो फिर उसको अपनी मर्जी के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार होगा। तो ये क्या होता है, चूड़ी पहनाने की प्रथा। और भारियाओं में ये प्रचलन में है कि जो भी व्यक्ति मर जाएगा उसके देवर का पहला अधिकार होगा उसकी विधवा से शादी करना या अपनी भाभी से शादी करने का। इसीलिए इनमें विधवा विवाह अत्यधिक प्रचलन में है। अगले प्रोसेस पे आते हैं, गामा रोटी या गामी रोटी की प्रथा। ये गामी रोटी की प्रथा जो है वो भारियाओं में प्रचलन में है, ये सब में ही प्रचलन में। देखिए हिंदुओं में नुक्ता किया जाता है, 12वीं या 13वीं की जाती है, 11वीं की जाती है। तो वही प्रोसेस जब भारिया जनजाति में होती है तो उसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है कि गामा रोटी कब की जाएगी, या नुक्ते को यहाँ गामा रोटी कहते हैं, ये कब किया जाएगा। कोई लोग इसको 12वें 13वें दिन कर लेते हैं, कोई 1 साल बाद उसी दिन करता है जिस दिन वो व्यक्ति मरा, कोई 2 साल बाद करता है। 10 साल के ड्यूरेशन में गामा रोटी की जाती है। गामा रोटी का अर्थ होता है नुक्ता करने का क्रिया। ये 1 या 2 या 10 साल में की जाती है। इसमें अपने रिश्तेदारों, संबंधियों, गांव के लोगों को बुला करके भोजन करवाया जाता है ताकि आत्मा को संतुष्टि मिल सके, या वो जो हमारे पूर्वज जो मर चुके हैं उनकी आत्मा को शांति मिल सके। परंपराएं हैं ये। आगे बढ़ते हैं, कला परंपरा। देखिए आप सब लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आप सब लोगों को पिछले बार कट ऑफ क्या गया था, इस बार कट ऑफ क्या गया है, आगे क्या जा सकता है, यह आपके दिमाग में पहले से सेट होना चाहिए और आपकी एक स्पेशल प्लानिंग होनी चाहिए। मैं बार बार फोकस करता हूं कि आप लोग जितने ज़्यादा अच्छी प्लानिंग के साथ पीएससी की तैयारी करेंगे उतनी आसानी से आपका पीएससी निकल जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको 18 घंटे 20 घंटे पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग झूठ बोलते हैं जो बोलते हैं कि हम 18-20 घंटे पढ़ाई करते हैं, ये गलत बात है। असली में पढ़ाई केवल 5-6 घंटे 7 घंटे ही होती है। वो 5-6 घंटे की तैयारी जो है वो नोट्स बनाने या डाटा कलेक्शन की नहीं होनी चाहिए। उसमें आपको चीज़ें याद करनी है। जितना ज़्यादा आप याद करेंगे उतना आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है याद करना। आप चीज़ों को कनेक्टिंग या कोडिंग प्रोसेस के माध्यम से याद करें। मैं आपको ये बात थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि कनेक्टिंग या कोडिंग प्रोसेस क्या होती है। देखिए याद करना सबसे ज़्यादा जरूरी है और याद करने की 3 प्रोसेस जो हैं वो प्रचलन में है। कौन कौन सी 3 प्रोसेस जो हैं वो प्रचलन में है? पहला CCC कहा जाता है, इसको CCC फॉर्मूला कहते हैं। पहला होता है कोडिंग, क्या कहते हैं? कोडिंग। दूसरा होता है कनेक्टिंग और तीसरा होता है कैलकुलेटिंग। अब हमारे यहाँ इंदौर में जनरली कोडिंग वोडिंग की प्रोसेस को मैंने शुरुआत में पिछले 7-8 साल पहले बहुत ज़्यादा प्रसारित किया, लेकिन बाद में लोगों ने इसका गलत अर्थ निकालना शुरू किया। देखिए कोडिंग का अर्थ क्या होता है? कोडिंग का अर्थ होता है जो हमें याद करना है उसे संक्षेप रूप दे करके याद कर लेना या उसको संक्षेप में याद करना ही कोडिंग कहलाता है। कनेक्टिंग क्या होता है? जो कंटेंट हमें याद करना है उसे किसी और के साथ कनेक्ट करके जोड़ लिया जाए,
जैसे मुझे अगर लाल बहादुर शास्त्री की जन्म तारीख याद करनी है तो मैं उनकी जन्म तारीख ना याद करते हुए हमारे महात्मा गांधी की जन्म तारीख को याद कर लूँ। मुझे याद करना रहेगा कि दोनों की जन्म तारीख एक है। इसे कहते हैं कनेक्टिंग। एक होता है कैलकुलेटिंग। जब हमें आंकड़े याद करने होते हैं ना, हमें पॉइंट्स याद करने होते हैं, नंबर्स याद करने होते हैं, तो वहां हम इस कैलकुलेटिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। इसी में एक चीज और निहित है, मैपिंग। तो आप इन तीनों प्रक्रियाओं का सहारा लेकर के ज्यादा से ज्यादा याद करने पर फोकस करें, क्योंकि याद किया हुआ ही काम में आने वाला है। ये भर भर के पड़े हुए नोट्स आपके काम नहीं आने वाले हैं। खूब नोट्स बनाने से ज़्यादा परेशान मत होइए। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका डाटा तो एक दिन 2 दिन में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगा। मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं जो भी पढ़ाऊंगा उसका सबका PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ कि पढ़ा दूँ और फिर आपको छोड़ दूँ कि चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लेकर के लिखिए। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन जो आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी याद करना, वो तो आप निभाइए अच्छे से। चलिए, और आपकी एक और जिम्मेदारी है इन वीडियोस को लोगों तक शेयर करना, ताकि हम उन लोगों तक पहुंच पाए जिनको इसलिए में जरूरत है। चलिए आइए मूल टॉपिक पे चलते हैं। हम भारिया की कला परंपरा पढ़ रहे थे। भारिया में 2 मूल रूप से कला, बहुत सारी कला परंपराएं, लेकिन उनमें मुझे जो एग्जाम ओरिएंटेड लगी वो 2 चीजें हैं। पहला है रिलीफ वर्क, या ऐसे ये जो रिलीफ वर्क है, ये गांव में जो प्रचलन में रंग होते हैं ना, जैसे नीला रंग, जैसे लाल रंग, चटका लाल रंग, जैसे पीला रंग, ऐसे रंगों का उपयोग करके दीवार पर जो पेंटिंग बनाई जाती है, जो कलाकारी की जाती है, उसे रिलीफ वर्क कहते हैं। मूल इसका भाव होता है गांव में प्रचलित कलर्स का, रंगों का उपयोग करके दीवार पर कुछ भी चित्र देना। कोई स्पेशल आकृति नहीं है जो बनानी है, कुछ तो भी कलर कर देना उल्टा सीधा सा, वही रिलीफ वर्क है। आगे दूसरा है मगरोहन। देखिए, भारिया जनजाति और दूसरी बेगा और जनजाति में भी पाया जाता है ये। मगरोहन क्या होता है? लकड़ी को काट करके कुछ स्पेशल कलाकृति, जैसे सूर्य देवता, जैसे ऐसे गोल गोल सूर्य देवता बना देना, जिसमें ऐसे वाली नुकीले चोंच से जैसे आकृति निकली हुई हो, ऐसा कुछ बना देना, या मोर बना देना, या घोड़ा, या ऐसी कुछ चीजें लकड़ी से बनाना, इसको हम कहते हैं मगरोहन। ये लकड़ी से बनी हुई कलाकृतियां होती हैं, याद रखना है आपको। और आगे बढ़ते हैं हम इनमें गुदने की बात करते हैं। देखिए, गुदना हर एक जनजाति में परंपरा या प्रचलन में है। हर एक जनजाति गुदने को अपना विशिष्ट सजने का माध्यम मानती है। मस्तक पर यहां भी गुदना चलता है, लेकिन एक शब्दावली आपको याद रखनी है। जो भारिया जनजाति की महिला होती है वो यहाँ पे जहां बिंदी लगाई जाती है, वहां पर ऐसे ड और फिर नीचे क, ऐसा एक शब्द बनवाती है, या ऐसा मस्तक पर भौहों के बीच, ये दोनों भौहों के बीच में यहाँ एक चिन्ह बनवाती है गोदने के आधार पर, जो ओम की आकृति में ऐसा ड और उसमें बीच में क निकला होता है, वो गुजवाती है, जिसे चूल्हा कहते हैं। क्या कहते हैं? चूल्हा। हमारी आम शब्दावली में चूल्हा मतलब जो अपना रसोई घर होता है वो वाला चूल्हा। यहाँ चूल्हे का मतलब क्या होता है? जो माथे पर बिंदी जैसा आकृति बनाई गई, गुदवाई गई है, वो चूल्हा है। ये याद रखना है आपको। तो एक ये चूल्हा याद रखना आप। दूसरा, पातालकोट में गोदने का काम ओझा जनजाति के लोग करते हैं। कौन करते हैं? ओझा महिलाएं करती हैं। देखो, हम याद कर चुके हैं, बेगा में यही काम पनिका जनजाति के लोग करते हैं। गोंडों के लिए यही काम, गोंडों में यही काम कौन करती है? बदनिक जनजाति करती है। तो 3 हमने याद कर लेना है। देखिए, बेगा जनजाति में गोदने का काम कौन करते हैं? पनिका जनजाति के लोग या पनिका जाति के लोग। आज हम जो भारिया पढ़ रहे हैं, भारिया में यही काम करते हैं ओझा जाति की महिलाएं, और गोंडों में यही काम करते हैं, गोंडों के लिए गोदने का काम करते हैं बदनिक नाम की जो जाति होती है वो। आपको तीनों एक साथ कंपेयर करते हुए याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नृत्य। हमें पता है कि भारिया जनजाति में अनेक नृत्य प्रचलन में है। भड़म नृत्य उनका प्रमुख नृत्य है। अन्य नाम इसका भगम नृत्य भी है, इसको भड़न नृत्य भी कहा जाता है, गुन्नू नृत्य भी कहा जाता है। आपको ये याद रखना है। तो गुन्नू
भड़म, भगम ऐसे नाम इसके प्रचलन में हैं। ये विवाह के अवसर पर किया जाता है, एक समूह नृत्य है। और कैसे किया जाता है, इसमें 20 से 60 लोग होते हैं, जो पुरुष जो होते हैं वो आसपास से ढोल लेकर या जो वाद्य यंत्र वो लेकर बजाते हुए नाचते हैं, यही भड़म कहलाता है। तो भड़म नृत्य किस जनजाति में किया जाता है, भ से भारिया होता है और भ से ही भड़म हो जाता है। तो भ से भारिया और भ से भड़म, अगर ज्यादा भार रख दिया तो भड़ाम कर देंगे, गिरा देंगे उसको। तो ऐसे याद रख सकते हो, आप जोड़ सकते हो। मैंने हर चीज जोड़ के रखी है, लेकिन मैं इस वीडियो में अगर आपको हर चीज याद कराने लगा तो वीडियो 1 घंटे की बजाय 2 घंटे का हो जाएगा। इसलिए मैं बीच बीच में आपको केवल ट्रेलर देता रहता हूं, या आप करते रहिएगा कोडिंग या कनेक्टिंग से। सेतम नृत्य, ये सेतम नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब ये प्रश्न एग्जाम में कैसे पूछा है, भड़म नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, ये नहीं पूछा जाता। भड़म नृत्य है पुरुष प्रधान, महिला प्रधान, मिश्रित रूप में या बच्चों द्वारा। अब आपको आंसर करना है। भड़म पुरुषों का है, सेतम महिलाओं का है। ये याद रखना, भड़म और सेतम दोनों एक साथ हैं, लेकिन भड़म पुरुषों का है, महिलाओं का सेतम है। ये याद रखना। एक पुरुष घेरे के बीच में ढोल बजाता है और आसपास से महिलाएं घेर लेती हैं और वो आसपास नाचती हैं, ये होता है सेतम। तो मूल रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। और कुछ कुछ प्लेसेस पे इसमें जो विकृति है, कहीं कहीं पे उल्टा भी होता है ये, लेकिन आपको एग्जाम में आंसर याद रखना है, भड़म पुरुषों का है, सेतम महिलाओं का है। बोली देखो, भारिया ये बोलते हैं भरनोती बोली। कौन सी बोली बोलते हैं, भरनोती, या इसे भटियारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भटियारी या भरनोती। ये भारियाओं की मूल बोली है, द्रविडियन मुंडा परिवार की बोली है। वर्तमान में भारिया अपनी मूल बोली भूल चुके हैं और वो हिंदी के साथ मिश्रित रूप में जो क्षेत्रीय भाषा है उसको मिक्स कर लेते हैं और बोलते हैं। मूल भाषा क्या है भारिया की, भरनोती या भटियारी। ये दोनों आपको याद रखना है, एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं दोनों। मैं इसको ऐसे ऑब्लिक कर दूं तो भी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। युवाग्रह एक शब्द है, किस जनजाति में युवाग्रह प्रचलन में है। देखो, शादी करने से पहले दामाद का टेस्ट ड्राइव, कि दामाद अच्छा आदमी है कि नहीं, काम करेगा कि नहीं, इसलिए इस जनजाति में एक स्पेशल जो व्यवस्था है वो युवाग्रह की व्यवस्था है। वो क्या इसको एक अलग नाम से जाना जाता है, ये दूसरी जनजातियों में भी है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भारिया जनजाति में रंगभंग क्या है। रंगभंग युवाग्रह का नाम है। क्या है, रंगभंग क्या है, इस युवाग्रह का नाम है। जहां कुंवारे लड़का लड़की रहते हैं उसे युवाग्रह कहते हैं। ये भारियाओं में ही प्रचलित है, ये किसी और जनजाति में रंगभंग प्रचलित नहीं है, किसी और जनजाति में दूसरे नाम से जाना जाता है। तो ये वर्ड याद रखना, युवाग्रह क्या है, भारियाओं में प्रचलित युवाग्रह है। कुछ छोटे मोटे से शब्द हम याद रख लेते हैं अन्य तथ्यों के रूप में। पटेल क्या करता है, पटेल तौजी। ये तौजी शब्द जो है वो ग्रामीण क्षेत्र अंचलों में प्रचलित है। सरकार को जमीन के बदले जो राशि देनी होती है उसे तौजी कहा जाता है, इसे तौजी भी कहते हैं। तो पटेल जो है तौजी या लेवी वसूल करने के में शासन की मदद करता है। पातालकोट में आयोडीन की कमी के कारण वहां के निवासियों में गले में घेंगा रोग होना आम बात है। देखो, जैसे सहरिया जनजाति में तंबाकू खाने के कारण से उनमें एक विशेष रोग प्रचलन में, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा रोग सहरिया जनजाति में पाया जाता है। ऐसे ही भारिया जनजाति में गले, क्योंकि वो जमीन के नीचे रहते हैं पातालकोट नाम की जगह पे, वहां नमक नहीं मिलता, तो नमक की कमी होती है इनके भोजन में, इस कारण से इनको घेंगा रोग हो जाता है, गला बड़ा हो जाता है, गले में फोड़े जैसा बड़ा सा कुछ लटकने लगता है, इसे ही घेंगा कहते हैं। तो किस जनजाति में घेंगा रोग सामान्य बात है या ज्यादा पाया जाता है, वो भारिया जनजाति में पाया जाता है। ये प्रश्न एमपीपीएससी पूछ चुका है। यहाँ जो तीनों बातें मैं बता रहा हूँ तीनों ही प्रश्न पूछे जा चुके हैं। स्त्रियां लाल रंग की सोदरी साड़ी पहनती है, इनकी साड़ी का नाम क्या है, सोदरी साड़ी पहनती है, ये याद रखना। और युवतियां जो हैं, जो लड़कियां हैं, वो साया पहनती है। क्या पहनती है, साया पहनती है। सलवार सूट जैसा ही होता है लेकिन पूरा सलवार सूट नहीं होता, साया कहते हैं उसको, याद रखना। तो सेदरी साड़ी और साया किसके द्वारा पहना जाता है, वो भारिया जनजाति द्वारा पहना जाता है। देखो, इस वीडियो में हमने
भारिया जनजाति से रिलेटेड जो जो फैक्ट कवर हो सकते हैं, जो जो एग्जाम में आ सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ही पढ़ाया है, कम बिल्कुल नहीं पढ़ाया है। आप इस कंटेंट को किताबों में भी ढूंढेंगे तो मैंने उससे ज़्यादा ही आपको डिलीवर किया है। मैं और ज़्यादा आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वो फिर वाजिब नहीं है, आपके लिए उचित नहीं है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इससे रिलेटेड जो जो फैक्ट आ सकते थे वो सब मैंने इस वीडियो में कवर किए, 1% कुछ नहीं छोड़ा है। दूसरी बात एक्यूरेसी की, मैं अपने इस कंटेंट में 100% एक्यूरेसी का दावा करता हूं। हाँ, स्लीप ऑफ टंग या ऐसी कुछ बोलने में शब्दावली की कोई समस्या हो जाए, मात्रा की कोई दिक्कत हो, तो वो अलग बात है। बाकी आप कंटेंट पे पूरी आंख मीच कर विश्वास कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने अच्छे दोस्तों या सभी दोस्तों के पास इसको शेयर करेंगे ताकि हमारी निःशुल्क शिक्षा का जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। मेरे इस उद्देश्य को पूरा करने में अगर आप भागीदार बनते हैं तो भगवान आपको वही पुण्य देगा जो सामान्यतः किसी व्यक्ति को शिक्षा देने पर दिया जाता है। थैंक यू।